जी, हमारा जो आज का हेडिंग है जी, वो असेंट ऑफ सैफ और ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स। ये दोनों नाम एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इसमें वो सब चीज़ें आ जाएँगी जिसका बैकग्राउंड हम बेसिक्स कल तक पढ़ चुके हुए हैं कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं वाटर को अब्ज़ॉर्ब होने में। लेकिन वो इनकम्प्लीट था। अभी जो कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो दोबारा कंप्लीट हो जाएगा और वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस हो जाएँगी। पानी अब्ज़ॉर्ब किस वजह से होता है और ऊपर किस वजह से राइज़ करता है, यानी नीचे रूट से स्टेम और स्टेम से ब्रांचेज़ और लीव्स की तरफ कौन-सी फोर्सेस की वजह से पानी ऊपर की तरफ जाता है। ये सब कुछ हमारे आज के इसका हिस्सा होगा और ये खासा लंबा क्वेश्चन है, बल्कि ये कहना चाहिए कि पूरा चैप्टर है। ये क्वेश्चन की बजाय बुक्स के मुताबिक ये फुल फ्लेज चैप्टर है जो कि अभी हमने डिस्कस करना है। ये पानी अब्जॉर्ब, क्योंकि अभी हमने जर्नल से पढ़ा था कि कुछ लोगों के मुताबिक एक्टिव ऑप्शन, कुछ के मुताबिक पैसिव ऑप्शन, और आज वाले टॉपिक में और अगर ये आगे भी चला एक दिन और तो उसमें डिटेल के साथ उन सब थेरीज का जिक्र होगा जो इसमें पेश की गई, जिन पे मुख्तलिफ इतराज़ात किए गए, उनमें से कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ खामियाँ भी मौजूद हैं। तो सब कुछ हमारा इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। दुनिया में बहुत सी जगहों पे साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं और ये अब से तकरीबन 150 साल, 200 साल, 100 साल पहले का ज़माना है। क्लासिकल जब रिसर्च हो रही थी पौधों में कि पानी जज़ब कैसे होता है, ऊपर कैसे जाता है, वो कौन सी फोर्सेस हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो पानी को लेके ऊपर की तरफ जा रही हैं। बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया जिनमें से कुछ मशहूर हैं और कुछ गैर मारूफ साइंटिस्ट हैं। मैं एक साइंटिस्ट का नाम ले रहा हूँ, उसका नाम है स्ट्रैसबर्गर। किसी ने ये नाम पहले से सुना हो, उसका नाम चूंकि किसी थ्योरी पे आएगा जब हम उसको पढ़ रहे होंगे टॉपिक। किसी ने ये नाम पहले से सुना हो, याद हो कि इसका नाम आपने बायोलॉजी में कहीं पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ इससे पहले से? जेनेटिक्स है सर। जी, ताहिर क्या था आपने? सर जेनेटिक्स में इसमें बेसिकली नहीं, मैंने जो लफ्ज़ बोला मैं लफ्ज़ दोबारा बोल देता हूँ। स्ट्रेस बर्गर। आप स्ट्रिक यस सर, बर्गर, सुना हुआ है। आप इसको स्ट्रिक बर्गर ना समझिए। स्ट्रिक बर्गर जेनेटिक्स का बहुत मशहूर ऑथर है, जी सर, सुना किताब है। हुआ है। लेकिन जो नाम मैं सर, बोल सर रहा सुना हूँ हुआ है। वो स्ट्रेस बर्गर है। ये जर्मन स्टार्स साइंटिस्ट है। बर्गर। यस जी सर, सर। सुना है। किस रेफरेंस से? क्योंकि इसके बहुत से कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कोई सर बहुत। जी, सर बॉटनी की बुक थी, लाइब्रेरी में पड़ी हुई, ये राइटर थे, वहां पे देखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि इरम बहुत अच्छी बच्ची है जी, जो लाइब्रेरी की जाती है। मगर आजकल तो लोगों ने किताबें पढ़ना ही छोड़ दी हुई हैं। स्ट्रेसबर्गर साइंटिस्ट भी है और एक राइटर भी है। उसकी बुक जो है वो बहुत अरसे तक बॉटनी के सिलेबस में शामिल रही है। अभी भी क्लासिकल बॉटनी के लिहाज से उसकी बुक बहुत ही अच्छी है। जब हम क्लासिकल की बात करते हैं तो उसकी बुक बहुत अच्छी बुक है क्लासिकल बॉटनी के हवाले से। बहरहाल इसका चूंकि बाई चांस नाम आ गया, सीरीज में उसका नाम मौजूद है। अब चूंकि ताहत ने कहा कि बच्चों के पास, मेजॉरिटी के पास मौजूद है, जो कल मैंने पाथवे का जिक्र किया था, एप्पल क्लास पाथवे, सिम क्लास पाथवे, उसकी जो डायग्राम से याद रखिए कि जिस क्वेश्चन में डायग्राम मौजूद हो उसको आपने लाजमन सामने रखना है। स्टडी करता है, स्टडी करता है। बुक्स में बस तक बहुत से टॉपिक्स जो कि सिलेबस में वो टॉपिक्स नहीं हैं, लेकिन बुक्स पर टॉपिक होते हैं, पेपर सेट है। बस कर किसी बुक को सामने रखते हुए उस क्वेश्चन को पूछ लेता है। मैं सिर्फ उस क्वेश्चन का, एक ऐसे क्वेश्चन का तरफ करना चाह रहा हूँ, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पानी की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व, एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ है। ये बुक्स में मौजूद हैं, दिए हुए हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपके जहन में बताना चाह रहा हूँ। इसमें कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है, इसके अंदर डिटेल में कोई कंसेप्ट, मुश्किल वाला कंसेप्ट नहीं है। मैं सिर्फ चंद का नाम ले रहा हूँ। सॉइल टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होने और ज़्यादा होने से प्लांट की लाइफ पे एक्टिव फर्क पड़ता है। इस वजह से सॉइल टेम्परेचर अफेक्ट करेगा वाटर। अगर फर्स्ट कीजिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाएगी, और अगर वो 50 की लिमिट पे आ जाए तब भी कम हो जाएगी। अगर मुनासिब टेम्परेचर होगा 20-30, जो कि पौधों के लिए बेहतरीन टेम्परेचर होता है, तो फिर एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी।
सॉइल एरेशन का जिक्र कल बॉडी के नाम से बात हुई। अगर सॉइल में एयर मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, रेस्पिरेशन प्रॉपर हो गई तो और चीज़ है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर वाटर लॉगिंग हुई है, इसको सेम कहते हैं, या किसी वजह से बिल्कुल एयर ना हो तो रेस्पिरेशन कम हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर जो साल्ट्स हैं पानी में मौजूदा, उनका पोटेंशियल कितना है, उनका प्रेशर कितना है, ये भी इफेक्ट करेगा पानी के सॉल्यूशन को। मिट्टी के अंदर पानी है भी है कि नहीं है, अगर पानी है तो ज़ाहिर है ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा, और पानी नहीं है तो उसकी एब्जॉर्प्शन कर कम हो जाएगी। ये था जी उन सिर्फ चंद चीज़ों का ताल्लुक जिसका ताल्लुक पानी की एब्जॉर्प्शन के साथ है। मेटाबॉलिज्म इंटरनल फैक्टर में आता है। अगर सेल मेटाबॉली एक्टिव हैं तो जाहिर है वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, और अगर सेल डेड हो चुके हैं तो फिर एब्जॉर्प्शन होंगे। अब ऐसे ही आपकी बुक्स के अंदर इसने ट्रांसपायरेशन को फुल फ्लेज चैप्टर की शक्ल में दिया हुआ है। अब बाजार सिलेबस में ट्रांसपायरेशन का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। अब अगली बात में चेक करते हैं, अब बाकी बच्चे भी चेक करें क्या इसके रेफरेंस से कोई क्वेश्चन तो नहीं आया होगा। अगर क्वेश्चन आया हुआ तो फिर इसको सॉल्व किया, ताकि ये मुश्किल नहीं है, टॉपिक बहुत ईजी है, लेकिन अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन आया हुआ तो फिर इसको रिवाइज करेंगे। तो ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है टॉपिक। जी जैसे मैंने पहले कहा था कि आज हमने हमारे मेन हेडिंग जो है, दोनों हेडिंग इंटरलिंक्ड हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और असेंट ऑफ सेल। रीजन ये है कि जो पानी ऊपर राइज कर रहा है, ऊपर जा रहा है असेंट, अब उसका नाम ट्रांसपोर्टेशन भी है। अगर हम बाहर से देखें कि पानी रूट सॉइल से रूट में, रूट एयर में, वहाँ से रूट के अंदर गर्ज आइलैंड में, यहाँ तक, इसको हम असेंट नहीं कहेंगे, इसको जस्ट हम ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर जब नीचे ऊपर जा रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी कहलाएगा और वो असेंट ऑफ सेल दोनों की बात हो जाएगी। अब वो तमाम चीज़ें बेसिक्स जो हमने डिस्कस की थी उनका जिक्र हो चुका है। आज हम उन थेरीज की तरफ जाएंगे, वो थेरीज जो एक्सप्लेन करती हैं कि पानी एब्जॉर्ब किस तरह से होता है और राइज कैसे होता है। ये सब कुछ बहुत सी थेरीज की शक्ल में डिस्कस होगा। अब थेरीज चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ बुक्स ने मुख्तलिफ थेरीज दी हुई है। बाज़ का ये होता है कि कुछ थेरीज का जिक्र एक बुक में है और किसी दूसरी बुक में का जिक्र मौजूद है, और पॉसिबिलिटी यही है कि आपके पास, आप लोगों के पास बहुत से डिफरेंट बुक्स हो सकती हैं जिनमें कुछ का जिक्र होगा, कुछ का नहीं होगा। अब अगर तो जो मैं पहले बता चुका हूँ कि असली तौर पर अगर एक टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, फिर तो हिस्टोरिकल होना चाहिए। सबसे पहले कौन सी थ्योरी है, फिर कौन सी, फिर कौन सी, सबसे आखिर में कौन सी है, सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी है, डिटेल्स। जबकि बात का यूँ होता है कि वो सिर्फ एक दो थ्योरीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनका जिक्र कर देते हैं, या अगर दो डिफरेंट तरह की थ्योरीज हों उनमें से दो मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका जिक्र करके बाकी को छोड़ दिया जाता है। ये सब कुछ हमारा चल रहा होता है। अब आपके पास आई एम श्योर के हेल्पिंग बुक्स होंगी, उन हेल्पिंग बुक्स में अक्सर बेशतर लोगों ने सिर्फ जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरीज हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, वो ट्रांसपायरेशन पुल थेरी, जिसकी सबसे ज़्यादा डिटेल्स आपको मिलेगी अपने बुक्स के अंदर। और पुरानी थेरीज में से जो सबसे मशहूर है वो रूट प्रेशर थी। लेकिन छोटे छोटे बहुत से फैक्टर्स या बहुत सी थेरीज हैं जो ज़माने के मतलब पिछले 200 साल से लेके अब तक पेश होते रहे हैं, और हमें उनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी सर पे पेपर सेट कर दें, कुछ चीज़ कहीं ऐसी जगह से डाल दी जो आपकी बुक में ना हो, और आप कहें कि हमें तो ये चीज़ बताई ही नहीं या पढ़ाई नहीं गई है, तो मैं उन छोटी छोटी कुछ थेरीज का तारुफ कराना चाहूँगा जो कि बहुत से लोग मुख्तलिफ टाइम पे पेश करते रहे हैं, और उन सब का ताल्लुक मौजूद है हमारे इस टॉपिक के साथ। एक लफ्ज़ अभी कल परसों डिस्कस हुआ था, लफ्ज़ था कैपिलैरिटी। मैंने कैपिलरी स्पेसिस के हवाले से इसका जिक्र किया था। कैपिलैरिटी थ्योरी का ताल्लुक भी ये स्पोर्टिंग थ्योरी में आती है, यानी ऐसी थ्योरीज जो छोटी छोटी हैं और उनका कोई ना कोई ताल्लुक मौजूद है पानी की एब्जॉर्प्शन के हवाले से। किसी ने कैपिलैरिटी थ्योरी या कैपिलरी एक्शन के हवाले से
ये कल आपकी क्लास में किसी ने बैटिंग नॉन बैटिंग के और सवाल पूछा था, उसके रेफरेंस से मैं इसका जिक्र करना चाह रहा हूँ। है तो बहुत छोटी सी थ्योरी है, लेकिन बहरहाल आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। कैपिलरी थ्योरी या कैपिलरी एक्शन का ताल्लुक आप समझते हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि जो जाइलम है, जाइलम बारीक बारीक ट्यूब्स होती है, दे आर जस्ट लाइक कैपिलरी ट्यूब। सेकेंड, पानी एक वेटिंग लिक्विड है और जाइलम की वॉल्स और पानी में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन भी होती है। जब आप कैपिलरी ट्यूब को ग्लास की बनी या किसी और ट्यूब को पानी में रखते हैं तो पानी कैपिलरी ट्यूब में ऊपर राइज करता है। चुनांचे साइंटिस्ट ने थ्योरी पेश की कि चूंकि जाइलम वेसल्स भी ट्यूब टाइप हैं, इसलिए कैपिलरी एक्शन पानी को ऊपर जाने में सपोर्ट करता है, मदद करता है। बादल ठीक है, लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ लिमिटेड है। जब आप खुद पानी में डुबो के देखेंगे कैपिलरी को, तो पानी सिर्फ थोड़ा सा राइज करता है, बहुत ज़्यादा राइज नहीं करता। यानी अगर जो वो स्पोर्टिंग है, लेकिन फुल फ्लेज काम नहीं। अब शुरू मैंने जिक्र किया था कि दो मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज पेश की गई। शुरू में आपसे 100-200 साल पहले का जमाना चल रहा था। जो बेसिक टाइप से, तो उनके नाम है जी वाइटल थ्योरीज और फिजिकल फोर्स थ्योरीज। वाइटल थ्योरीज, आई एम श्योर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे वाइटल फोर्स का नाम सुना होगा या पढ़ा होगा। आप समझते हैं व्हाट इज वाइटल फोर्स? यस सर, जी, यस। सवाल का जी और कुछ जी आप बताएंगे क्या होती है वाइटल फोर्स? आपके ख्याल किताब के जो आपने पढ़ा ये होगा। केमिस्ट्री में पढ़ी थी सर, ये केमिस्ट्री में पढ़ी थी। जी, उस पे उसका जब समरी बता दीजिए क्या था या क्या पढ़ा था। सर ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो शायद लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुए हैं, ऐसा कुछ था सर। हाँ जी, और कोई जवाब देना चाहता हो? श्योर। कुछ ऐसा था कि देयर इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द करंट ऑफ एवरी लिविंग थिंग। चलो, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ इसको केमिस्ट्री के रेफरेंस ध्यान में रखा है, और बहुत पहले ये कंसेप्ट था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग्स हैं। याद रखिए कि कंसेप्ट ये है कि लिविंग थिंग में एक लिविंग फोर्स होती है, जिसको वाइटल फोर्स का नाम दिया जाता था या अभी दिया जाता है। और इसे अगर तर्जमा किया जाए उर्दू में, इसको हम रूह कहते हैं और इंग्लिश में सॉल्व कहते हैं। ये वो कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट मौजूद था कि जैसे जानवरों में रूह होती है, इंसानों में रूह होती है, पर ऐसे पौधों में भी रूह होती है, और वो रूह वाइटल फोर्स है। और वो थेरीज जो उस बेस पे कि जो लिविंग थिंग्स ये प्रॉपर्टीज है, उनको वाइटल फोर्स थेरीज का नाम दिया गया था। अब इसमें वाइटल फोर्स थेरीज में बहुत से लोगों ने बहुत सी थेरीज पेश की हुई थी। मैं उनमें से सिर्फ एक थेरी का नाम लूंगा। उस थेरी का नाम है जी पल्सेशन थेरी। पल्सेशन थेरी। इस थेरी का एक और नाम भी है एक्टिव हार्ट्स। एक्टिव हार्ट। दो तीन मुख्य साइंटिस्ट ने काम किया इस पे, और उन्होंने कहा कि जी पौधों में रूट्स के अंदर जैसे एनिमल में हार्ट होता है, यूं की कोई चीज मौजूद होती है, वो बाकायदा पल्सेट करती है, यानी सुकड़ती है, कंटेक्ट होती है, रिलैक्स होती है, और पानी को फोर्स करती है, अब्जॉर्ब भी करती है, ऊपर भी करती ले जाती है। ये मैंने सिर्फ थ्योरी के हद तक मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये अब से तकरीबन 100 साल पहले का ज़माना है जिस दौर में ये थ्योरी पेश की गई थी। और उसी ज़माने में ही कुछ और साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से इनको गलत साबित कर दिया था कि नहीं, जो कुछ इन लोगों ने कहा है कि ऐसे है वैसा नहीं। और हम उन एक्सपेरिमेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल में बात की जाएगी, लेकिन मैंने जस्ट मेंशन कर दिया कि थेरीज पेश की गई थी, ताकि मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट थेरी थी तो उसका नाम दिया है। और उस थेरी में जो नाम था वो दो नाम है, या कुछ लोगों ने नाम उसको दिया था पल्सेशन थेरी, और कुछ लोगों ने इसको एक्टिव हार्ट थेरी का नाम दिया था। स्ट्रैसबर्गर उन लोगों में है जिसने इन थेरीज को रिजेक्ट किया। स्ट्रैसबर्गर का नाम मैंने अभी से पहले देखा। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर ये आपने थीरीज का क्या नाम लिया, मुझे समझ नहीं आई। किसका नाम लिया दोबारा बताइए, आपके सवाल ये की जो समझ आपने नहीं दो आई। दो थीरीज बोली जी हैं। जी, थेरीज का नाम जो लिया। आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि आपकी नब्ज चलती है, नब्ज, पल्स। पल्स जी, ठीक है। वो पल्स से लफ्ज़ है पल्सेशन, पल्स से पल्सेशन थेरी। और ओके। ज़ाहिर है कि ये पेश की गई, ये एक नाम है। और इसी से मिलती जुलती एक और थेरी थी,
उसका नाम था एक्टिव हार्ट थिंग्स। जैसे दिल होता है, कोई यूं कोई चीज़ है पौधे में, रूट्स के अंदर, वो बाकायदा सुकड़ती है, कंट्रैक्ट करती है, कंट्रैक्शन होती है और वो पानी को मूव करते हैं। ये थेरीज कम बेश 100 साल पहले का ज़माना है, इससे पहले का ज़माना। सर जैसे पंप होता है। जी बिल्कुल, जैसे पंप होते हैं। और चूंकि ओके। आपने पंप का नाम ले लिया, तो एक ऐसी और भी थेरी थी जिसको पंप थेरी का नाम भी ले सकते हैं। चूंकि बहुत सी हैं, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये सब आखिरकार गलत साबित हो गई। बेसिकली क्वेश्चनिंग है, लेकिन आखिरकार ये सारी की सारी थेरी गलत साबित हो गई। पर ये था जी बैकग्राउंड वाइटल फोर्स थेरीज के हवाले से। एक्सक्यूज मी सर, जी जी जी, पल्सेटरी एक्टिविटी क्या होती है सर? जो मैंने अभी कहा है, आई एम श्योर यू हैव ए हार्ट। जी जी सर। आपका हार्ट हर वक्त कंडक्ट कर रहा है, हर मिनट में 72 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। जब वो जी सर। कंट्रैक्ट होता है तो वही पल्सेशन, वो पल्सेट कर रहा है, यानी कंट्रैक्ट हो रहा है और चीज़ों को मूव कर रहा है। चीज़ों मतलब ब्लड है, ठीक है यहाँ पे ब्लड को मूव कर रहा है। सर। ओके सर, मेहरबानी। इसका मतलब है कि आपके पास ये मौजूद है, कि जो बुक आपके पास है उसमें ये थ्योरी दी हुई है। यस सर। बुक कौन सी है? सर ये मास्टर सक्सेस सीरीज है रियाजुल हक रामे की। जी ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि मैं अक्सर बेशतर ये जो बुक्स होती हैं वो, चूँकि चला खैर वो आपका मसला, आप जहाँ से पहले मैंने जिक्र कर दिया जी कि बहुत सी थेरीज मौजूद हैं, लेकिन ये सब की सब थेरीज आखिरकार गलत साबित हो गई। चुनांचे इनकी सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल अहमियत है और कोई बहुत ज़्यादा खास अहमियत इनकी मौजूद नहीं है। जी दूसरी थेरी जो कि बहुत मशहूर है, अब भी तक चल रही है, उस थेरी का नाम है रूट प्रेशर। दूसरी थेरी जो बहुत मशहूर हुई, बहुत अहम थेरीज में शुमार होती है, उसका नाम है रूट प्रेशर थेरी। ये आपकी इंटर की बुक में भी थी और जो बुक्स आपके पास अब है उसके अंदर भी इसका नाम मौजूद होगा। जी तो क्लास के सब बच्चे जैसे पहले कह चुका हूँ, आपने मुझे खाली मैसेज करना है, चाहे तो जस्ट मैसेज में पी लिखें और मुझे चैट पर सेंड कर दें। इस वक्त 30 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं जी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो आपने अटेंडेंस का कहा था, तो क्लास के बच्चों ने ग्रुपिंग की हुई है तो अटेंडेंस मार्क करते हैं बच्चे। बच्चे बात कर रहे हैं कौन कौन ग्रुप्स बनाकर अपनी तरह कुछ किया हुआ है? जी सर, एक जीआर है, एक मैं कर रही हूँ, एक सबा कर रही है और एक शायद कोई और बच्ची कर रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आप लोग कर रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले ये भी बड़ा है, ये क्रॉस चेक हो सकता है, किसी चीज़ को चेक किया जा सकता है आप लोगों नहीं के सर, जी जी डेली सर डेली बेस पे आप ही अटेंडेंस लगा लिया करें, कोई मसला नहीं, 5 मिनट कोई मसला नहीं होता। नहीं 5 मिनट वो चूंकि जब मैं बोलूंगा तो सब बच्चे प्रेजेंट नहीं होंगे उस वक्त। नहीं सर, जिन बच्चों ने लेना होता है लेक्चर वो उन्होंने तो जरूर लेना होता है, जो उन्होंने नहीं लेना तो वो उनकी मर्जी होती है। चैट बॉक्स में हम प्रेजेंट लगा देते, कोई मसला नहीं सर। चलिए मैम ठीक है, जो चल रहा है फिलहाल आप चेक करें, मैं फिर देखता हूँ उसको और करते हैं कि अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी कर लेते हैं। जी वो सर। चूँकि बच्चे ज्वाइन करने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगाते हैं, ये देखें कि अभी ये कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वाल में, तो मैंने साथ दोबारा आई है काफ़ी देर के बाद। जी सर। जी रूट प्रेशर थी, अब ये चूँकि बहुत मशहूर है, बहुत अहम है, ये मुकम्मल तौर पर ना तो गलत है ना मुकम्मल तौर पर ठीक है, उसकी रीज़न अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। और बहरहाल ये बड़ी ख़ास समझ की यहाँ पर और इसी का हमें डिस्कस करना है। अब डिपेंड करते हुए कि आपके पास बुक कौन सी है, उस बुक में इसके हवाले से कोई डायग्राम बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, आई एम नॉट श्योर। आप कहें जी ताहर आपका चूँकि रामे में, अपने रामे को चेक करना है, और जिन लोगों के पास कार्बन या इल्मी या कोई और हो आपने उसको देखना है और बतानी है कि क्या आपके पास जो बुक है उसमें रूट प्रेशर के साथ कोई डायग्राम ड्रा की गई हुई है कि नहीं, ये आपने चेक करके बताना है। सर रामे में नहीं देगी। जी और कोई भी किसी और बुक में कार्बन इल्मी या किसी और सर ऑथर की बुक कार्बन में भी नहीं है। जी ठीक है, और कोई भी और भी आंसर इल्मी है किसी के पास? कुछ और ऑथर की बुक्स भी हैं किसी ने वो देखी हो? चलें फिर सुन लीजिए। अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक गमला ले लें, गमले में एक पौधा उगा होगा है, गमले में एक पौधा उगा हुआ है। आपने पौधे के स्टेम को ऊपर से ये 4-5 इंच स्टेम रख के ऊपर से स्टेम को काट दें। अब गमला
पौधा मौजूद था, आपने पौधा ऊपर से काट दिया है, जिसकी पत्ते और टहनियाँ कट ली हैं, खाली स्टम। नया लफ्ज आपके लिए है STUMP। मैंने लफ्ज बोल दिया है स्टम, STUMP। सिर्फ स्टम्प मौजूद है। स्टम्प का अगर मैं तर्जुमा उर्दू में करूँ तो वो उर्दू लफ्ज तुर्नमुन होता है। जब एक दरख्त को छांग देते हैं, जब उसके ऊपर टहनियाँ पत्ते वगैरह कम हो जाए, ना हो, तो उसको ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। स्टम्प मौजूद है, गमले में लगा हुआ है, गमले में को आप पानी भी दे देंगे। इसको आपने एक मर्करी मैनोमीटर, क्योंकि आप सब लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आप सब ने मैनोमीटर जो कि यू शेप ट्यूब होती है, मैनोमीटर इज यू शेप ट्यूब, जिसमें मर्करी यानी पारा भरा हुआ है, उसके साथ अटैच करना है। ये अटैचमेंट रबर ट्यूबिंग के जरिए या एक और इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब के जरिए भी की जा सकती है, किसी तरीके से डॉक्टर। अब इसमें एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिससे पता चलता है कि किसी पौधे में रूट प्रेशर है या रूट प्रेशर नहीं है। मैं हिस्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। जब ये डिस्कवर हुई, साइंटिस्ट ने नोट किया कि कुछ पौधों में पॉजिटिव रूट प्रेशर होता है, कुछ में नेगेटिव रूट प्रेशर होता है, कुछ में जीरो ये रूट प्रेशर नहीं है। लेकिन ये रिसर्च बहुत कम पौधों पे की गई, सिर्फ छोटे पौधों में की जा सकती है, बड़े पौधों पर रिसर्च नहीं हो सकती। जिस तरीके से मैंने एक्सपेरिमेंट बताया है, इस तरीके से इनकी बात है। अब चूंकि कुछ में है, कुछ में, लेकिन बहर जिस दौर में पेश की गई, जिन लोगों ने स्टडी किया कुछ पौधों को और देखा कि इनमें रूट प्रेशर मौजूद है, तो ये थ्योरी पेश कर दी गई, बहुत अर्सा चलती रही, अब तक तक मौजूद है। लेकिन दोबारा याद रखना है कि तीन पॉसिबिलिटीज, सम प्लांट्स विद पॉजिटिव रूट प्रेशर, सम प्लांट्स विद नेगेटिव रूट प्रेशर, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें जीरो रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का मतलब है कि रूट पानी को फोर्स कर रही है नीचे से ऊपर लेके जा रही है। दोबारा गौर कीजिए, रूट पानी को फोर्स कर रही है, यानी फोर्स के जरिए, पावर के जरिए, कुवत के जरिए पानी को नीचे से ऊपर भेज रही है। प्रूफ कैसे हुआ ये वाला दोबारा देखिए। जो स्टम्प वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया है कि स्टम्प तना कटा हुआ है, ऊपर पत्ते कुछ भी मौजूद नहीं है, अटैच किया है मैनोमीटर से। अगर स्टेम में से पानी निकल रहा हो और निकल के वो मैनोमीटर में जाएगा, मर्करी को नीचे को प्रेस करेगा, मर्करी लेफ्ट लिम्ब में जब ऊपर राइज करेगा तो उसका जो डिफरेंस है वो बताएगा कि कितना प्रेशर है। ये प्रेशर उसमें मेल किया जाएगा मिलीमीटर में। मिलीमीटर मर्करी के लिए एक और यूनिट भी है जिसको टॉर्क कहते हैं, टॉर्स या मिलीमीटर मर्करी में इसको मेजर किया जाता है। ये है जी। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ पौधों में ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब है कि स्टेम में से पानी निकल रहा है, रूट पानी को फोर्स कर रही है, अगर रूट फोर्स करेगी तो स्टेम से पानी निकलेगा ऊपर। जिन पौधों में जीरो है उसमें मर्करी में कोई चीज नहीं है। और कुछ पौधों में ये नेगेटिव नोट देंगे। अब नेगेटिव का मतलब ये है कि मर्करी ऊपर राइज करने की बजाय मर्करी लेवल लेफ्ट लिम्ब में नीचे की तरफ चला जाएगा, जिसका मतलब है कि वो स्टेम या रूट पानी को ऊपर से नीचे खींचते। अगर ऐसा होगा तो नेगेटिव प्रेशर। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिहाज से कहना चाहिए पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म। आई एम श्योर सब लोग जो पढ़ चुके हैं, अब तो ऐसा नहीं होगा कि कोई ये कह दे कि हमें जिम्नोस्पर्म का नहीं पता है। जिम्नोस्पर्म बहुत बड़ा ग्रुप है। वो बड़ा इस लिहाज से है कि दुनिया में जंगलात का 1/3 फॉरेस्ट जो है वो जिम्नोस्पर्म पौधे हैं, जिसमें चील, देवदार, केल, पड़तल वगैरह के बहुत से पौधे शामिल हैं। अब एक मेजॉरिटी पौधों की विदाउट रूट प्रेशर में रूट प्रेशर नहीं होता, इसका मतलब है कि उन पौधों के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। ऐसे जिन पौधों में ये नेगेटिव है उसको इसकी कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ वो पौधे जिनमें रूट प्रेशर पॉजिटिव होता है उनके लिए इसकी वैल्यू मौजूद है कि रूट पानी को नीचे से फोर्स कर रही है और ऊपर लेके जा रही है। अब इसमें चंद एक स्पेसिफिक पॉइंट्स कहना चाहिए, डिपेंड करते हुए आपके पास अगर किसी बुक पे मेंशन हुए हैं कि वो कौन सी फोर्सेस है रूट के अंदर जो किस तरह से इस पानी को ऊपर लेके जाए। क्योंकि आपको याद है तो पीछे बात हो चुकी कि वाइटल फोर्स थ्योरी, रिजेक्ट फोर्स थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी, एक्टिव हार्ट थ्योरी, ये सब की सब तो रिजेक्ट फोर्स थ्योरी थी बहुत पहले। उसके बावजूद रूट प्रेशर में है, तो फिर वो कौन सा तरीकाकार है जो रूट को इस काबिल बनाता है कि वो कुछ पौधों में पानी को
ऊपर की तरफ सेंटर से। तो इसको जो एक्सप्लेन किया गया है वो इस बेस पे है। दोबारा याद कीजिएगा, हम रूट एनाटॉमी को डिस्कस कर चुके हैं। रूट है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, स्टील। ये क्वेश्चन स्टील के अंदर आगे पेड़ का अंदर हमने एंडोडर्मिस को खास तौर पर डिस्कस किया था कि एंडोडर्मिस के सेल्स जो हैं उनमें कैस्केडिंग स्ट्रिप्स होती हैं, वो एपोप्लास्ट पाथवे को रोक देते हैं, वहां से सिर्फ सिम्प्लास्ट पाथवे ही कर सकते हैं। और वहाँ यही वर्णन मैंने इस्तेमाल की थी कि एंडोडर्मिस कैन कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वाटर। रूट के अंदर पौधों में पानी की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि कुछ पौधों में खास तौर पर रात के वक्त एंडोडर्मल सेल्स एक्टिवली, हम एक्टिव और पैसों के जिक्र पढ़ चुके हैं पहले, एक्टिवली साल्ट्स को स्प्लिट करते हैं, खारिज करते हैं स्टील की तरफ यानी जाइलम की तरफ। एक्टिव का मतलब एनर्जी खर्च कर, जब एनर्जी खर्च करके साल्ट को स्प्लिट कर दिया जाइलम में या पेरेंट कामेसर में जो आगे मौजूद है, तो पानी की पैसे मूवमेंट शुरू हो जाएगी, पानी खुद ब खुद उनके पीछे जाना शुरू हो जाएगा। एक्टिव जो है मूवमेंट की है साल्ट की, और पानी की मूवमेंट पैसिवली हो जाएगी, लेकिन वेर एनर्जी खर्च होगी एक्टिव साल्ट को आगे ले जाने के। ये है जी इसकी एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो कि साइंटिस्ट ने दिया कि किस तरह से। हाँ, इसमें एक और छोटे पॉइंट्स हैं दो। ये लफ्ज़ आपने पढ़े हुए हैं, आई एम श्योर। क्या आपको हाइडेथोर्स का लफ्ज़ याद है, भूल चुका है? एनीवन हु रिमेंबर्स व्हाट आर हाइडेथोर्स? एनीवन? चलिए, अगला लफ्ज़ है व्हाट आर वाटर स्प्लिटिंग ग्लैंड्स? पानी खर्च करने वाले ग्लैंड्स। तीसरा क्वेश्चन है डू यू रिमेंबर वेटेशन? डू यू रिमेंबर? यस सर, रोटेशन का पता है जी बिल्कुल ठीक हो गया। आपने सर, इंटरनल पे इसको रोटेशन पढ़ा का था। पता है। जी बल्कि मैं तो जा रहा हूँ, आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है, बल्कि दूसरे मौजूद में कि कुछ पौधों में पत्तों की टिप से या मार्जिन से पानी के ड्रॉप्स निकलते हैं। जिस जगह से पानी के ड्रॉप्स निकल रहे होते हैं उन्हें हाइडेथोर्स या वाटर स्प्लिटिंग ग्लैंड का नाम दिया जाता है। और वो पानी जो पत्तों पे सुबह सुबह के टाइम पे नजर आता है, आम जुबान में उर्दू में उसको ओस का नाम देते हैं, शबनम का नाम देते हैं, जू का नाम देते हैं। ये है जी वो पॉइंट, और इसका ताल्लुक रूट प्रेशर से। जिन पौधों में रूट प्रेशर पॉजिटिव होता है, सुबह के टाइम पे उनके पत्तों के मार्जिन या टिप के ऊपर हमें पानी के ड्रॉप्स नजर आते हैं, जिनको आम लोग आम जुबान में शबनम का नाम देते हैं। और ये था जी एक पॉइंट इसी हफ्ते से। और इससे 10 मिनट पहले बता चुका हूँ कि कुछ पौधों में ऐसा होता है, सब पौधों में पानी आपके साथ नजर नहीं आएगा। ये थी जी रूट प्रेशर थ्योरी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी? मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ पौधों को स्टडी किया और मुख्तलिफ अमाउंट्स में उन्होंने कहा कि कुछ पौधों में ये वैल्यू इतनी होती है। ये वेरिएबल है, इट इज नॉट फिक्स, इट वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। पहले तो बात है कि बहुत ही कम पौधों में ऐसा है, स्टडी भी कम पौधे हुए हैं, लेकिन ये वेरिएबल है, एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि पॉजिटिव रूट प्रेशर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव प्रेशर भी हो सकता है। जी, हमारे क्लास 36 में हम पहुँच गए हुए हैं। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट का टाइम बाकी है, और इस मिनट में हम आगे नहीं चल सकते हैं। मुझे कोई क्लास या से शुरू नहीं हो सकता है। ये हम एक्सक्यूज मी सर। जी जी, हाँ जी पूछें। सर, जब जब रूट प्रेशर 0 होगा तो मर्क्यूरी का लेवल भी 0 होगा? नहीं, असवार सवाल पूछा है, लेकिन आपका सवाल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है। मुझे लगता है आपने मर्क्यूरी मैनोमीटर देखा नहीं है। केमिस्ट्री का टॉपिक है चूंकि मर्क्यूरी मैनोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। वो यू शेप ट्यूब होती है, उसमें 2 लिम्स हैं, दोनों तरफ नॉर्मल हालत में दोनों लिम्स में मर्क्यूरी का लेवल इक्वल होता है। उसको निशान लगा लेते हैं कि मर्क्यूरी यहाँ पे। जब आप इसको अटैच करेंगे एक स्टम्प के साथ,
अब आपने फर्स्ट किया राइट लिम्ब को अटैच किया है, लेफ्ट लिम्ब आपका फ्री। अगर लेवल इक्वल रहे, वैसे जैसे था वैसे का वैसे, जूं का त्यों रहे, तो उसका मतलब है जीरो, रूट प्रेशर जीरो है। अगर जो ओपन एंड है वो राइज कर गया है, कितने मिलीमीटर राइज हुआ है वो डिफरेंस आ जाएगा। और अगर वो राइज की बजाय डिप्रेस हो गया है ओपन एंड जो अटैच नहीं है, तो वो नेगेटिव रूट प्रेशर है। तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो आपका ओपन एंड राइज कर जाएगा पॉजिटिव, या सेम रहेगा जीरो, या डिप्रेस हो जाएगा नीचे आ जाएगा और राइट लिम्ब ऊपर आ जाएगा, वो निगेटिव करेगा नेगेटिव। जी कोई और क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी सर यहाँ पे प्रेशर का यूनिट लिखा हुआ एमपीए, एमपीए स्टैंड्स फॉर? आपने एमपीए, इसको ये जो सवाई संभली वाला वो ना समझिएगा, ये मेगा पास्कल। मेगा अब पास्कल और मेगा पास्कल, इट इज मेगा पास्कल। याद, और याद रखिए कि आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि पास्कल तो आप मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, अब बीएस के चौथे स्पेस में आप मुझसे पास्कल के बारे में पूछ रहे हैं। सर वो इस तरह के साइंस और भी मिल जाते हैं, इसलिए मुझे भूल हाँ गया था। चलो, इट इज मेगा पास्कल। और सर वो लिखा हुआ है पॉजिटिव प्रेशर एज हाई एज यूएस मेगा पास्कल, तो यूएस क्या है यहाँ पे? बुक कौन सी है आपके पास? सर कारवां की। कार्बन की बुक में एज यूएस मेगा पास्कल ये लिखा हुआ है। यूएस के अंदर डॉट लगे हुए हैं, यूएस के जी साथ सर में। लगा U.S मेगा पास्कल। जी वो यूनिट जो अमेरिका में इस्तेमाल हो रहा है, यूएस यहाँ पे अमेरिका के में इस्तेमाल किया गया होगा। पहले मैंने ये जो बुक आपकी नहीं देखी, मुझे देखना पड़ेगा चार्ट में, मुझे देख के कुछ और चीज़ नजर आता है। जी और कोई क्वेश्चन? जी एनी मोर क्वेश्चन? 39 मिनट सोच के हैं जी, किसी वक्त भी जूम बंद हो जाएगा। अदर क्वेश्चन? जी जी सर जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रैक्टिकली किया गया था, तो कुछ जी स्पेसिफिक प्लांट्स की वैल्यू डिटरमाइन की गई थी कि दिया गया था कि इस प्लांट की वैल्यू रूट प्रेशर ये होगा? जी। ये जो अभी इलम कुछ कह रहे थे, तो उससे पूछें कि जो बुक आपके पास है उसमें कोई वैल्यू दी है कि नहीं दी। मुख्तलिफ सर डी डी है। जी मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ वैल्यूज फाइंड आउट की गई, चूँकि वो वेरिएबल हैं। और ये भी याद रखिए कि ये वेरिएबल इसके लिहाज से भी है कि दिन के वक्त वास्ता नेगेटिव होता है और रात को पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए फिक्स वैल्यू नहीं है। और इफ़ यू रिमेंबर मैंने बता दिया था कि ये बहुत मशहूर थ्योरी है, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड हद तक दुरुस्त है, क्योंकि सिर्फ कुछ पौधों में ही ये पॉजिटिव होती है और कुछ जी टाइम पे पॉजिटिव होती है और बात करते नेगेटिव, यानी फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर फिक्स होती तो फिर हम कहते कि ये इतना है। वो दिन के औकात में, रात के औकात में इसकी वैल्यू चेंज होती है। जी और भी क्वेश्चन? टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, इसलिए जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।